नमस्कार, मैं हूँ यूसुफ अंसारी और आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। आज हम वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट में लगातार 3 दिन की बहस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रिजर्व रख लिया है। 3 दिन बहस में क्या क्या पॉइंट्स आए और क्या फैसला, इंटरिम रोक इस पर लगेगी कि नहीं लगेगी, क्या फैसला आ सकता है सुप्रीम कोर्ट का, इस बारे में हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील महमूद पराचा साहब का। महमूद भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। तो शुक्रिया यूसुफ अंसारी सबसे साहब। पहले सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि 3 दिन जो बहस चली और उस बहस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रिजर्व रखा है, इन 3 दिन की बहस का लब्बो-लुआब एक तरह से क्या रहा और क्या फैसला आने की उम्मीद है? देखिए, लबोलुआब इसमें ये रहा कि मेरे ख्याल से जिस तरीके से केस रखा गया उससे बेहतर रखा जा सकता था, एक बात तो ये है। लेकिन ठीक है, अब बेंच जो है वो, जो वकीलों की आपस की भाषा में बोला जाता है, बेंच अच्छी है। मतलब जो कॉम्बिनेशन ऑफ जजेस है, अ, कुछ वकीलों ने हमारी तरफ से अच्छी बहस की है, जिसमें अभिषेक मनु सिंघवी और चंद्र उदय सिंह, हुजैफ अहमदी का नाम मैं ले सकता हूँ। ये सब मेरा पर्सनल ओपिनियन है। बाकी जो वक्फ के इस नए अमेंडमेंट के खिलाफ जो पॉइंट्स रखे गए थे, वो लगभग सारी जितनी भी 48 के करीब ऑब्जेक्शंस हैं, उसको अलग अलग वकीलों ने भारत के संविधान की मूलभूत भावना के खिलाफ बताते हुए खारिज करने की दरखास्त की है और इंटरिम स्टे की भी बात की है। लेकिन अगर मोटा मोटा देखा जाए तो वक्फ की जो डेफिनेशन है, जो चेंज की गई है सेक्शन 3 में, उसके बारे में स्टे करने के लिए गुजारिश की गई है। दूसरा ये कि वक्फ, वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ का कॉन्सेप्ट जारी रखने के लिए। तीसरा, लिमिटेशन का जो पहले प्रावधान था कि वक्फ एक्ट के केसेस के ऊपर लिमिटेशन का कानून लागू नहीं होगा। तीसरा ये महत्वपूर्ण था कि उसको जो नए वाले कानून ने हटा दिया है कि अब लिमिटेशन एक्ट लगेगा, उसको स्टे करने के लिए बोला गया है। इसके अलावा जो कमिश्नर हैं, जो डिविजनल कमिश्नर हैं या कलेक्टर्स हैं, उनको ये ताकत जो दी गई है कि वो किसी भी जमीन को वक्फ की अगर इंक्वायरी में डालेंगे तो वो ये कह सकते हैं कि ये वक्फ नहीं है जब तक कि ये वक्फ साबित ना हो जाए ये सरकारी जमीन है। इसको स्टे करने के लिए फिर जो सेक्शन 9 और 14 है, जो वक्फ बोर्ड के मेंबर्स होंगे वो मुस्लिम ही होने चाहिए। उस दोनों प्रावधानों को भी अभी स्टे रखने के लिए, क्योंकि अभी जिस तरह के प्रावधान बनाए गए हैं उसमें ऐसा होने के अंदेशा ज़्यादा है कि मुस्लिम मेंबर्स ही कम हो जाएंगे और नॉन मुस्लिम मेंबर्स ज़्यादा हो जाएंगे। ये एक प्रावधान फिर जो इवैक्यूई प्रॉपर्टी, एनिमी प्रॉपर्टी या इवैक्यूई प्रॉपर्टी जिसे कहा जाता है, उसके बारे में भी जो कानून आया है उसको स्टे रखने के लिए। ये मोटा मोटा कुछ पॉइंट्स जो हैं हमारी तरफ से बहस किए गए थे, जिसके बारे में अभी जो ऑर्डर है स्टे हुआ है 3 दिन की बहस के बाद। जो देश के 2 नंबर के सबसे बड़े लॉ ऑफिसर हैं, सॉलिसिटर जनरल साहब तुषार मेहता साहब, उन्होंने अपनी तरफ से जो मेन बातें वो ये रखी थी कि पार्लियामेंट ने एक पूरा प्रोसीजर फॉलो करके ये कानून बनाए हैं, तो इन कानूनों को स्टे कर देना अनप्रेसिडेंटेड है। इसको स्टे नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक प्रक्रिया का पालन हुआ है और प्रक्रिया का पालन होने के बाद पार्लियामेंट कोई भी कानून पास करे तो उसे सुप्रीम कोर्ट को स्टे नहीं करना चाहिए। मोटा मोटे तौर पे ये सॉलिसिटर जनरल साहब की बहस थी कि एक बार पार्लियामेंट ने, लेकिन हमारी तरफ से जो बात कही गई थी वो ये कही गई थी कि अगर कानून इस तरह का है कि जो वो संविधान की मूलभूत भावना के खिलाफ पूरी तरीके से उसको वायलेट करता है या उसकी जो मुखालफत के में है या उसके खिलाफ है, तब स्टे किया जाना
जरूरी नहीं, बहुत जरूरी है। ये मोटा मोटा सारी बहस हुई है। सॉलिसिटर जनरल साहब ने बहुत सारे फैक्चुअल एस्पेक्ट्स भी हाईलाइट किए थे, जो मेरे ख्याल से अभी एक कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज में, यानी कि जो संविधान की मूलभूत भावना के खिलाफ यह कानून है, वो फैक्चुअल एस्पेक्ट्स में जाना कि जमीन पे क्या हुआ है या नहीं हुआ है। जैसे वो बहुत बार एग्जांपल देते ही हैं कि ट्राइबल लैंड के बारे में उन्होंने बोला कि जो पार्ट 5 एंड पार्ट 6 है वो तो ट्राइबल लैंड के लिए है, वो तो उस पर कोई और कानून लागू ही नहीं होता, उनका इंडिपेंडेंट ही होता है। तो इसलिए उन्होंने एक संभावना ये जताई थी कि कोई मुस्लिम व्यक्ति किसी ट्राइबल महिला से शादी करके वो जमीन जो है वो वक्फ कर ले, बाद में उसे तलाक दे दे। तो ये सब फैक्चुअल बातें होती हैं। इस पे कोई जब इन प्रिंसिपल जब ऑब्जेक्शन होती है तो उसमें कोई इस चीज़ों को जो फैक्ट के बेसिस पे, क्योंकि ये अगर ऐसा कोई करेगा मुस्लिम व्यक्ति, तो वो अपने आप ही जो बीएनएस की धारा या पुरानी आईपीसी की धारा चीटिंग के तहत ऑफेंस बन जाता है। और वैसे भी जब जो धर्मांतरण के जो कानून बने हुए हैं उसमें भी आ जाएगा, तो वो ऐसी कोई भी कार्रवाई तो वैसे ही वॉइड अप इनिशियो होगी। लेकिन जो लोग खुद ट्राइबल हैं और मुस्लिम भी हैं, उन लोगों को तो अपनी जमीनें वक्फ करने का अधिकार होना चाहिए। हाँ, ये बात सही है कि वो जो पार्ट 5 एंड पार्ट 6 है, मतलब ट्राइबल लैंड जो है वो ट्राइबल तरीके से ही उनका निस्तारण या उनके ऊपर कार्रवाई हो सकेगी। तो लेकिन उस पार्ट 5 एंड 5-6 के तहत रह के ही वक्फ तो किया जा सकता है ना। मतलब कोई गैर ट्राइबल व्यक्ति उसका कोई लाभ नहीं उठा सकता, उसे खरीद नहीं सकता, लेकिन ट्राइबल कम्युनिटी के लिए तो कम से कम हॉस्पिटल बन सकते हैं, स्कूल बन सकते हैं, मस्जिद बन सकती है, कब्रिस्तान बन सकते हैं। तो ये हम लोगों की तरफ से बहस हुई। लेकिन मोटा मोटा यही सब कुछ है। लेकिन अब देखिए कि कितना स्टे मिलता है। हम लोग तो दुआ कर रहे हैं कि अब जो भी है स्टे मिल जाना चाहिए। लेकिन मैं ये बात कह के आपके सवाल का पहले सवाल का जवाब अपना पूरा मुकम्मल करना चाहूंगा कि फैसला चाहे जो भी आए, पक्ष में आए या विपक्ष में आए, पक्ष में आए तब भी पूरे मुस्लिम समाज को बाकी जो दूसरे समाज हैं उनके साथ मिलके कोई ना कोई ऐसा तरीका निकालना पड़ेगा जिसकी बुनियाद पर वक्फ जिस लिए बने हैं उसका फायदा आम मुस्लिम परिवारों को मिल सके, गरीबों को मिल सके, बेवाओं को मिल सके, मिस्कीनों को मिल सके। क्योंकि अब जब ये कानून बहुत ही बुरा कानून है, इससे पहले भी जो कानून थे वो ज्यादा अच्छे तो नहीं थे, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत अच्छे थे, उसके तहत भी वक्फ का फायदा आम आवाम को तो कुछ मिला ही नहीं है, ऐसा कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं। साहब, कल सुप्रीम कोर्ट में जब बहस चल रही थी तो सरकार की तरफ से जो शामिल हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, तो उन्होंने एक बुनियादी सवाल उठाया कि साहब वक्फ जो है वो इस्लामी परंपरा जरूर है, लेकिन वो इस्लाम का एसेंशियल पार्ट नहीं है। दूसरी बात उन्होंने कही साहब वक्फ ये एक फंडामेंटल राइट भी नहीं है। तो ये जो बात आई है कि साहब इस्लाम का एसेंशियल पार्ट नहीं है, तो इससे पहले हमने देखा है साहब जितने भी मुसलमानों से रिलेटेड मसले सुप्रीम कोर्ट में गए हैं सभी में ये सवाल उठाया, चाहे वो इस्माइल फारूकी वाला मस्जिद वाला केस हो या दाढ़ी वाला केस हो, एयरफोर्स के किसी नौजवान का, या हिजाब वाला मसला हो। तो ये क्या सरकार का एक इंटेंशन थी कि साहब इस इशू को डाइवर्ट किया जाए? सुप्रीम कोर्ट ये तो तय नहीं कर रहा है कि साहब इस्लाम का एसेंशियल पार्ट क्या है क्या नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को तो ये फैसला कर रहा है कि साहब जो संशोधन किए गए हैं वक्फ कानून में ये अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन सही है कि नहीं है। तो फिर ये बात क्यों लाई गई साहब ये एसेंशियल पार्ट नहीं है उसका? देखिए आर्टिकल 25-26 जो है, जो अनुच्छेद 25-26 29, वो हर एक मजहब के, माइनॉरिटीज के लिए नहीं, 29 है माइनॉरिटीज के लिए, लेकिन आर्टिकल 25-26 जो है वो हर एक मजहब के लोगों के लिए ये सुरक्षा प्रदान करता है कि वो अपने धार्मिक कार्य अपने हिसाब से कर सके और सरकार उसमें कोई भी मदाखलत नहीं कर सकती जब तक कि वो पब्लिक हेल्थ और पब्लिक के जो कोई लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम क्रिएट ना करते। तो उससे उस दायरे से 25 और 26 के दायरे से बाहर आने के लिए
ये आर्ग्यूमेंट जो कि पूरी तरीके से बेबुनियाद है। और उसका अब मैं इसीलिए कहता हूं कि जो लोग जिस कानून के एक्सपर्ट होते हैं, और ख़ास तौर पे हम लोगों को ऐसे वकील करने चाहिए जो उस फील्ड के माहिर हों। लेकिन हमारे यहाँ जो उलमाए सू हैं और जो जितने भी ये लोग हैं जो ठेकेदार बन जाते हैं और उनका हारने का भी ये सारे केसेस 100% रिकॉर्ड है, वही जाके सब बातें करते हैं। तो उसका हालांकि ठीक से एक्सप्लेनेशन दिया तो नहीं गया, लेकिन सीधा सीधा एक्सप्लेनेशन कोर्ट में नहीं दिया गया है, लेकिन उसका जो मुझे समझ में आती है बात, कि सीधी बात ये भी बताई जा सकती है कि धार्मिक परंपराएं, आस्था का विषय क्या है, ये उस धर्म के लोग निर्धारण करेंगे उस बात का। कोई और व्यक्ति या अदालतें ये नहीं बता सकती कि हमारा आस्था का विषय क्या है। क्या ये बात कि हमारे अंदर, हमारे इस्लाम धर्म में अपनी प्रॉपर्टी गरीबों को, मिस्कीनों को किसी अच्छे काम के लिए दे देना दान में हमें जन्नत की तरफ ले जाएगा, हमें दूसरी दुनिया में, जिसमें हम सब जो माना जाता है हमारे मजहब में कि वो ये दुनिया जो है वो फानी है, वो परमानेंट दुनिया है, तो उसमें हमें फायदा पहुंचाएंगी ये चीजें। ये बात हमारी आस्था का विषय है मुसलमानों की, के तो ये हमारी धार्मिक सबसे बड़ी, मैं समझता हूं जो सबसे बड़ी धार्मिक क्रियाओं में से एक वक्फ है। ये सोशल मैसेज जो है इस्लाम का, कि इंसाफ और बराबरी सबके लिए, सबकी, इस्लाम के ये सब सोशल मैसेज जो हैं, ये जो भी मजहब इस्लाम का मानने वाला है वो अपनी भलाई के लिए अच्छे और बुरे काम करता है, जिसका हिसाब किताब रोजे आखिरत में होगा। तो यही वो अच्छे काम है, यही हमारे धार्मिक काम है, अच्छे काम करना। मैं ये मानता हूं कि जो रोजा, नमाज, हज, ये ज़कात जो है, ये ऐसी चीजें हैं जो फंडामेंटल्स में आती हैं। ज़कात भी दूसरे लोगों की फला बहबूद के लिए पैसा देना है हर साल, वक्त भी उसी कैटेगरी में आता है, और वो इस्लाम की बुनियाद है। मैं रोजे रखता हूं मैं नमाज पढ़ता हूं, मैं हज पे जाता हूं, तो ये मेरे फायदे की बात है, इससे मुझे फायदा होता है, ऐसा मुस्लिम समाज के लोग मानते हैं, इस्लाम धर्म के लोग मानते हैं। लेकिन जो मैं ज़कात देता हूं, जो मैं वक्फ करता हूं प्रॉपर्टी, वो मैं अल्लाह के लिए करता हूं, तो वो मुझे मेरे धर्म के हिसाब से वो अल्लाह के लिए काम है। तो ज्यादा महत्वपूर्ण काम धर्म का जो हुआ वो है, अल्लाह को कोई जरूरत नहीं है हमारे रोजे की, हमारी नमाजों की या हज करने की। हाँ, ये जो हम उसकी ड्यूटी निभा रहे हैं, गरीबों की, कमजोरों की, जो दूसरे कब्रिस्तान बनवाने की, मस्जिदें बनवाने की, स्कूल कॉलेज मदरसे बनवाने की, ये हमारे हिसाब से हमारा सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक कार्य है, जो हमें सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाता है। तो मैं इसलिए ये बात कम से कम हम पे छोड़ देनी चाहिए। लेकिन तुषार मेहता साहब तो तुषार मेहता साहब ही हैं, आरएसएस और बीजेपी की सरकार है, तो वो मजबूर है ऐसी बातें करने के लिए जिनका कोई भी लॉजिक ना हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एसेंशियल पार्ट ऑफ इस्लाम वाली बात जो है, ये इशू को डाइवर्ट करने के लिए लाई गई है और एक नया शगुफा छोड़ा गया है। ये इसका ये मतलब हुआ ना फिर। जी जी, आपकी आवाज आ रही। मैंने सवाल ये पूछा था महमूद भाई कि ये मैं सवाल सुन लिया था। देखिए, बेशक देखिए, जी जो हमारी मुखालिफ साइड है, ये उसके वकील तो बेशक अपनी चाले चलेंगे, चाहे वो इमोरली क्यों ना हो चाले, उससे हमें कोई ज्यादा बुरा मानना नहीं चाहिए। लेकिन आपकी बात बिल्कुल 100% सही है, हमें तो अपनी तरफ की तैयारी देखनी चाहिए। पाकिस्तान, जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको, पाकिस्तान हमारा दुश्मन मुल्क है, वो तो हमारे ऊपर आतंकवादी हमले कराएगा ही। हम उसकी कारगुजारियों को के बारे में शिकायतें करते रहे, वो ज्यादा मुनासिब मुझ जैसे लोगों को नहीं लगती। हमें अपनी तैयारी करनी है कि हम किसी भी हालत में उनको नाकामयाब करें अपनी तैयारी से, कि वो हमारे देश में आतंकवाद ना कर पाए, और अगर करें तो हम उन्हें मुंह तोड़ जवाब दें। तो उसी तरीके से हमें अपनी साइड की बहस देखनी चाहिए, और हमें हमारी क्या तैयारी है। ये जो सरकार है, इसमें जो मोदी जी और अमित शाह जी
के द्वारा हेडेड सरकार है। वक्फ का ये नया कानून लाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि अडानी, अंबानी और यूसुफ लुलू जैसे लोग किस तरीके से वक्फ की सारी जमीनें चुरा नहीं लें, बल्कि लूट लें, डकैती, होलसेल में डकैती कर लें। ये तो कानून ही इसीलिए आया है। तो अब वो 2 नंबर के सबसे बड़े वकील हैं सरकार के, तो वो मोदी जी और अमित शाह जी के मकसद को पूरा करने के लिए अपने तरीके तो इख्तियार करेंगे ही। इसमें बुरा मानने की बात मेरे ख्याल से तो नहीं है। अच्छा महबूब साहब, आप ये बात करते हैं कि सर ये सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला रिजर्व रखा है, इस पर जो भी फैसला आएगा, क्योंकि मुस्लिम पक्ष की तरफ से लगातार ये दावा किया जा रहा है और उम्मीद भी की जा रही है, दुआ भी की जा रही है कि इस बिल पर जब तक सुनवाई होती है, जब तक फाइनल डिसीजन आता है, तब तक इस पर अमल ना किया जाए, यानी इस पर रोक लग जाए एक तरह से। तो अगर ये रोक लग जाती है तो मुस्लिम पक्ष की कितनी बड़ी जीत होगी ये? देखिए, ये जीत का सवाल तो आप लोग भूल ही जाइए। जब तक हम जमीनी हकीकत से दो चार होना शुरू नहीं करेंगे, यहाँ जीत का सवाल तो है ही नहीं ना कुछ। यहाँ तो हार ही हार है। जब पुराना कानून था उसमें कौन सी जीत थी बताइए आप मुझे। वो तो इतना खराब भी नहीं था। पहले चोरी होती थी, अब सीधी सीधी डकैती होगी होलसेल में। यही फर्क है। मैंने आपके पहले एक सवाल के जवाब में भी ये कहा है कि अगर मुस्लिम अवाम जाग कर चीजें अपने हाथ में नहीं लगेगी, विजिलेंट नहीं होगी, तो इस स्टे से भी कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि पुराना जो कानून है, जिसको बनवाने में मेरा भी हाथ था, वो किसी काम का नहीं है। मुस्लिम समाज के किसी काम नहीं आया वो। मैं बात ये पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। चोरी फिर भी हो रही थी, जबरदस्त तरीके से चोरी हो रही थी। हाँ, अब पूरा होलसेल में ही लुट जाएगा सब। ये है फर्क दोनों चीजों के बीच में। लेकिन अगर बचाना है तो किसी भी हालात में मेहनत करनी पड़ेगी सबको रोज। क्योंकि वक्फ में इतनी ताकत है, और आज तक हमारे देश में किसी ने भी वक्फ की असली ताकत, चाहे वो सच्चर कमेटी रिपोर्ट हो, चाहे कोई भी दूसरी कमेटी रिपोर्ट हो, वक्फ की असली रिपोर्टिंग किसी ने नहीं की है। वक्फ में इतनी ताकत है कि हर एक मुस्लिम परिवार पूरे देश में करोड़पति हो सकता है, कोई भी गरीब ना रहे। इतना हमारे बुजुर्ग अपनी जाति प्रॉपर्टीज में से छोड़ गए हैं हमारे लिए, हमारी पिछली जनरेशन। ये सच्चाई है। तो मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि अगर हमें मन के मुताबिक फैसला ना भी मिले, तब भी हमें निराश नहीं होना है, हताश नहीं होना है। प्लान बी के लिए हम लोगों ने पूरी तैयारी कर रखी है। मैंने पहले भी आपको बता रखा है, शायद पुराने इंटरव्यूज में भी। वो प्लान बी पे हमें अमल करना है। और अगर हमें थोड़ी सी सांस लेने का मौका मिल भी जाता है, स्टे भी हो जाता है कुछ पोर्शंस भी इसके, तब भी हमें उतनी ताकत लगा के कानूनी और संवैधानिक तरीकों से वक्फ की प्रॉपर्टीज की हिफाजत करनी है और उन्हें अच्छे कामों में लगाना है, जो वाकिफ की, जो हर वक्फ करने वाले की मंशा थी उसके मुताबिक। जब ही वक्फ की प्रॉपर्टीज की हिफाजत हो पाएगी। ये सुप्रीम कोर्ट का केस कोई खास मदद कर नहीं पाएगा अगर हमें स्टे मिल भी जाता है, तो मेरा ऐसा मानना है। तो ये अच्छा है, आपदा आई है तो उसमें अवसर तलाशे हम, और बेदार होके अगर ये कानून स्टे भी नहीं होता है तो उसके लिए हमने प्लान भी बना रखा है। उसमें हम सब लोग मिलके काम करें और पूरी ताकत लगा के, मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, ताकत लगा के हम लोग उसमें वक्फ की प्रॉपर्टीज को ज्यादा से ज्यादा अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें। ये इसका रास्ता है। ये रास्ता नहीं होगा कि हमें स्टे मिल गया तो फिर हम चादर तान के जाके सो जाएं, नहारी और बिरयानी में बिजी हो जाएं। और फिर आज जो शिकायत हो रही है, और वो बहुत जायज शिकायत हो रही है, कि आम मुसलमान इसमें क्यों पार्टिसिपेट करे, उसे तो कुछ मिला ही नहीं। सारे तो हमारे बड़े बड़े लोग जो है, उलमाए सू हो, चाहे पॉलिटिकल लीडर्स हो या जो भी हो, वही इसका बेनिफिट उठा के और इसको बेचकर, वक्फ बोर्ड के मेंबरान हो या हमारे उलमाए दीन जो अपने आप को कहते हैं उलमाए सू, वो सब वक्फ की प्रॉपर्टीज से में चोरी करके मजे ले रहे हैं। तो वो कोई तो फायदेमंद चीज नहीं है। ये आपने दो बातें बहुत महत्वपूर्ण बताई कि जो 2013 का जो अमेंडमेंट आया था, जिसमें आपने भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, उसके बाद भी मुसलमानों को फायदा नहीं हो पाया। तो मुसलमानों को फायदा क्यों नहीं हो पाया, इसके लिए क्या तत्कालीन सरकार जिम्मेदार थी या मुस्लिम समाज खुद जिम्मेदार था? दोनों में से कौन ज्यादा जिम्मेदार था? नहीं, सबसे पहले नंबर पे, टॉप पे जो मैं मानता हूं, वो हमारी क़यादत जिम्मेदार।
वक्फ बोर्ड का हर एक मेंबर, हर एक चेयरमैन, मेरा एक फॉर्मूला है वक्फ बोर्ड अगर 5 साल तक कोई ईमानदारी से काम करेगा एक भी स्टेट में, तो 5 नहीं 10 साल मान लेते हैं, तो कोई भी मुस्लिम परिवार करोड़पति ना हो उस राज्य में, ऐसा नहीं हो सकता। यही उसके ईमानदारी से काम करने का पैमाना है। अब आप मुझे बता दीजिए ऐसा कौन सा स्टेट है। तो ईमानदारी से काम किसी वक्फ बोर्ड ने नहीं किया आज तक, ये बात तय है। हालांकि ये बात गलत है कि सबसे ज्यादा कब्जे मुसलमानों के, ऐसा बात सही नहीं। सबसे ज्यादा कब्जे जो है सरकारों के, दूसरी लैंड माफिया के। मुसलमानों का कब्जे का, जो आम मुसलमान है ना, जो छोटे छोटी जगहों पे भी बैठे हैं, जो किराया नहीं दे रहे आज भी या कम किराया दे रहे हैं, वो भी तीसरे नंबर पे आता है। इस सब के बारे में ना किसी की बोलने की जरूरत है ये बात, और ना किसी ने इस बारे में रिसर्च की है। अब जो ये पेटिशनर्स भी हैं, देखिए जब तक दूसरा नंबर जो आता है ना, वो आता है गवर्नमेंट का। वो इसलिए कि जिस तरह के वक्फ बोर्ड के मेंबर्स बनाए गए, ज्यादातर नॉमिनेट ही हुए। हालांकि प्रोविजन ये है कि इलेक्टेड मेंबर्स, जो आज 2013 का कानून था, इलेक्टेड मेंबर्स जो होंगे वो नॉमिनेटेड मेंबर से ज्यादा होंगे तादाद में। लेकिन सरकारों ने नॉमिनेटेड मेंबर्स के जरिए और चेयरमैन जो बनवाए गए उनके जरिए से, एक भी सरकार ऐसी नहीं रही है जिसने ईमानदारी से वक्फ का काम किया। मुझे ये कहने में कोई शर्म नहीं है और कोई भी हिचक नहीं है कहने। तो सरकारों ने भी पूरी ताकत लगा के, जो अलग अलग पार्टीज की सरकारें आई हैं, पार्टियों की, उन्होंने भी वक्फ की जमीनों को पूरी चोरी करने में मदद की है वक्फ बोर्ड के मेंबर्स के थ्रू। पॉलिटिकल पार्टीज ने भी उसमें अपने मेंबर्स के जरिए, चेयरमैन के जरिए और लैंड माफिया के जरिए पूरी लूट मचाई है, पूरी चोरी की है। तीसरा नंबर आता है मुस्लिम आवाम का, कि उनके पास उनकी हर समस्या का समाधान रेडीमेड मौजूद है। उन्होंने ध्यान नहीं दिया दिन रात, जो वो कहते हैं ना अब्दुल पंक्चर लगा रहा है, पंक्चर लगाना इतना हुनर का काम है। एक उनके पास जो सरमाया रखा हुआ है वो हुनर, जितना वो दिन में 12-12 14-14 घंटे काम करके अब्दुल जो हैं वो आज भी एक बेहतर जिंदगी जी रहे हैं, बावजूद सब मुश्किलों के, बावजूद सब परेशानियों के। उसमें से अगर 10% टाइम भी आवाम वक्फ की प्रॉपर्टीज का सही इस्तेमाल वक्फ बोर्ड के लोग करें और सरकारें करें, उस पर विजिलेंट रहते, उस पर चाक चौबंद रहते, तो जो अपने काम कर रहे हैं ना हुनर की बुनियाद पे, उन कामों से 10 गुना कम काम करके उससे ज्यादा कामयाबी, उससे ज्यादा फला बहबूद हासिल कर सकते थे। ये एक जमीनी हकीकत है। तो मैंने अभी भी आपको कहा है कि अगर आवाम नहीं जागेगी तो कोई फायदा नहीं होगा अगर स्टे भी मिल जाता है, और कोई बहुत बड़ा नुकसान भी नहीं होगा अगर हम जाग जाएं और ये कानून पे स्टे भी नहीं मिलता। मैं ये भी कहना चाहता हूँ। अभी मैं आपको तो एक अभी बात आपने, और, जी, जी पहले आप अपनी बात पूरी कर लीजिए फिर मैं सवाल पूछूंगा। मैं एक कॉमन सेंस की बात आप लोगों को करता हूँ। जो लोग, इतने सारे लोगों ने पिटीशंस डाली हैं, उसमें से 90% से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो किसी ना किसी तरीके से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वक्फ की प्रॉपर्टीज पे काबिज हैं, या वक्फ के अंदर मेंबर्स हैं, या चेयरमैन हैं, या रहे हैं, या पहले रहे हैं, या जो भी हैं। अब हालात क्या है, जो मैंने पिछले आपके अभी अर्ज किया है आपको, कि वक्फ की प्रॉपर्टीज पे तो बैठे हमारे लोग भी है ना, बहुत बड़े 2 नंबर के, जो मेंबर्स रहे हैं या जो ताकतवर रहे हैं, सरकारों से कह के, दूसरे इदारों से कह के, जो वक्फ की जमीनों पे बैठे हैं काबिज। पुराने वाले कानून में मान लीजिए कोई एक्स आदमी है, वो वक्फ की किसी जगह पे बैठा है और वो उन पिटिशनर्स में से है जिन्होंने ये दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट में लगा रखी, तो पुराने कानून के हिसाब से उसे 3 साल की सजा होगी अगर वो वक्फ की जमीन पे कब्जा करेगा। अरेस्ट होगा क्योंकि नॉन बेलेबल ऑफेंस था, ठीक है। और कैद बामुशक्कत थी पहले, मतलब जो मजाक में कहा जाता है ना, चक्की पीसने की नौबत आ जाती। अब जो नया कानून आया है उसमें 6 महीने की सजा है, अरेस्ट होने की भी नहीं है कोई, जो प्रोविजन है, बेलेबल ऑफेंस बन गए हैं, और सजा भी 6 महीने की हो गई है, कम हो गई सजा भी। तो जो इंसान ने पिटीशन डाल रखी है
और वो वक्त की किसी जमीन पे काबिज है, तो वो ये चाहेगा कि केस हार जाए या जीत जाए, ये कॉमन सेंस पे छोड़ता हूं मैं आपके दर्शकों की, उसकी दिली इच्छा क्या होगी। दूसरी बात, लिमिटेशन एक्ट है, अगर हमारे बड़े बड़े उलमाए सू बड़ी बड़ी वक्त की जगहों पे कब्जा करके बैठे हों, 12 साल का जो पुराना प्रावधान था ना कि आप अगर 12 साल से ज्यादा भी नाजायज कब्जा किए बैठे हैं तो लिमिटेशन एक्ट नहीं लगेगा, ये पुराना 2013 का कानून था। तो जो लोग कब्जा किए बैठे हैं, और वो हमारे हमारे ही लोग ज्यादातर भी हैं, उसमें से सरकारें भी हैं, लैंड माफिया भी हैं, और हमारे लोग भी बहुत सारी तादाद में, लेकिन जो ये पिटीशन डालने वाले हैं उनमें से बहुत बड़ी तादाद में, आप कहेंगे तो मैं नाम भी ले दूंगा कुछ। तो पहले तो 12 साल के बाद भी अगर 20, 25, 50 साल भी बैठे हो तो मुकदमा डल के वो खाली हो सकती थी जगह। अब 12 साल तक किसी तरीके से धोखाधड़ी करके छुपा के आपने, तो आप उस जमीन के मालिक बन गए। तो ऐसे लोग केस हारना चाहेंगे या जीतना चाहेंगे, मुझे ये बता दीजिए, हजारों लाखों करोड़ की जो प्रॉपर्टी पे बैठे हुए हैं। ये बुनियादी हकीकत है। तो इसलिए आवाम को जागरूक होके अपनी खुशहाली के लिए वक्फ का इस्तेमाल ठीक से हो, इसके लिए करना पड़ेगा। मैं अपने आप को ही अपने ही एग्जांपल दे देता हूं। मैंने मुल्क में सबसे ज्यादा कीमती वक्फ की प्रॉपर्टी, सबसे ज्यादा पैसों की वक्फ की प्रॉपर्टीज आजाद कराई हैं, लेकिन आजाद कराने के बाद अब मेरे पास तो इतना समय नहीं होता कि मैं उस पर पूरी निगरानी करूं। तो ज्यादातर जगह पे जो लोग काबिज हुए वो वही गलतियां कर रहे हैं जिनसे हमने आजाद कराई थी वो जगह, तो वो उसी तरह की चोरियों में मुलविस हो गए। तो आप बताइए अंजाम क्या है इस चीज का। तो इसकी सबसे बड़ी गलती इस चीज की आवाम की है, क्योंकि वो वक्फ बोर्ड के मेंबरों के ऊपर, मुतवल्लियों के ऊपर निगरानी रोज बरोज नहीं रखती, उनसे सवाल नहीं करते, उनका गिरेबान नहीं पकड़ते, उनका दामन नहीं पकड़ते। तो भाई क्या चक्कर है। कितनी हमारे पड़ोस में स्कूल चल रहा है, वो कहते हैं कि जी हम इतना बड़ा स्कूल चला रहे हैं, निजामुद्दीन के पीछे स्कूल चला रहे हैं, हम बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं, ठीक। लेकिन ये जमीन लीज पे लेते तो आपको करोड़ों रुपए महीने की जो वो देनी पड़ती, लीज मनी वो नहीं दे रहे आप। जो हमारे आईटीओ पे मस्जिद में बैठे हैं चाचा और भतीजे, वो करोड़ों नहीं, हजार सैकड़ों करोड़ों की, हजारों करोड़ की जगह है। वो कह रहे हैं हम जमीयत चला रहे हैं, कौम पे एहसान कर रहे हैं, और ये जो करोड़ों रुपए महीने का उनको लीज मनी देनी चाहिए थी वो नहीं दे रहे हैं। तो ये हालात हैं। आवाम को जाके उनसे पूछना चाहिए ना कि आप चंदे भी उगा रहे हो, आप इसकी लीज मनी क्यों नहीं देते, ताकि वो बेवाओं और यतीमों के काम आ सके। ये जो स्कूल में से प्रॉफिट आ रहे हैं हमारे पीछे निजामुद्दीन के, कौन सा न्यू होराइजन है क्या है, वो लीज मनी तो दें मार्केट रेंट पे, कहीं और स्कूल चलाते जाके। 1 रुपया देते तो है। नहीं, मैं वही कह रहा हूं ना, और करोड़ों रुपए। तो अब ये सब जो सवाल है ना, ये बुनियाद है। तो जाके लोग एक तो एहसान मान रहे हैं कि जी आप इतना बड़ा काम कर रहे हो, स्कूल चला रहे हो। भाई साहब, स्कूल चलाना एक धंधा है, लोग हजारों लाखों करोड़ रुपए कमा रहे हैं स्कूल चला के, एहसान भी और चोरी भी साथ साथ। ये चोरी और सीनाजोरी हो रही है हर जगह। तो ये है असलियत। तो आवाम को जाके उनसे सवाल करना चाहिए कि आप वक्फ बोर्ड में जो आपका बनता है वो लीज तो दो। 2014 में जो रूल्स हम लोगों ने बनवाए थे 2.5% के, तो कितने बेवाओं को, कितने यतीमों को। और अगर आप कह रहे हो हमारे बस की नहीं है, छोड़ दो, कोई और चलाएगा, कोई प्रोफेशनल चलाएगा, वक्फ बोर्ड चलाएगा, वो लीज मनी भी देगा और अच्छा स्कूल भी चलाएगा, और 25% फ्री जो देना पड़ता है ईडब्ल्यूएस का वो एडमिशन भी देगा, और उसका एहसान भी नहीं होगा, प्रोफेशनल डील होगी। भाई तुम काम कर रहे हो, हम तुम पे एहसान कर रहे हैं, स्कूल की जगह देके इतनी कीमती जगह कहाँ मिलेगी आपको। तो ये जब तक हम लोग नहीं सीखेंगे और ऐसे लोगों को बेनकाब नहीं करेंगे, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। महमूद भाई, बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही चौंकाने वाली जानकारी आपने हमारे दर्शकों के साथ साझा की है, और ये आई ओपनिंग स्टेटमेंट आपका है, और आपने नाम ले लेकर बाकायदा ये चीज की है। तो एक अब और है अगला सवाल मेरा दारुसलाम, आपसे ये है। एक जी हैदराबाद में है दारुसलाम वाले, जी जी जी। वो भी कह रहे हैं हम तो कौम पे एहसान कर रहे हैं, तो मेरा अब आपसे दारुसलाम के सीधा नाम पे। सवाल ये है कि जैसे आपने आह्वान किया कि साहब कॉमन मुसलमान, एक आम मुसलमान जागे
और वो इसकी चिंता करे और वक्फ बोर्ड के निजाम पर एक विजिलेंस की तरह वो काम करे, तो उसे क्या करने चाहिए? प्लान बी आपने जो जिसका जिक्र किया था कि प्लान बी आपके पास है, वो प्लान बी क्या है, उसके बारे में जरा डिटेल में थोड़ा बताइए। जी जी, शुक्रिया मुझसे ये पूछने के लिए। प्लान बी है कि पहले तो बात मैं बता ही चुका हूं, आवाम को बेदार होकर चीजें अपने हाथ में डायरेक्ट लेनी पड़ेंगी। कोई भी, जब हजरत उमर से सवालात हो सकते हैं, तो हम में से कोई भी आज की दुनिया में हजरत उमर से बड़ा तो हो नहीं सकता। सवालात करना सीखें हर एक से, और सवालात सीखें ही नहीं, करें रोज। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिए 2-3 कि भाई पैसे दो और ये बेवाओं को, यतीमों को जाएंगे। ये बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज हैं, यहाँ कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट बनेंगे, इससे लाखों करोड़ रुपए की इनकम होगी, लोगों को बिजनेस करने के लिए दुकानें मिलेंगी बढ़िया से बढ़िया जगह। अब्दुल जो पंचर लगा रहा है वो शोरूम बनाएगा उसका, फरारी का। ये फायदा होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। इसीलिए ये अल्लाह के नजर में तो अच्छा काम होगा कि आप अल्लाह की प्रॉपर्टी बचा रहे हो, लेकिन अल्लाह का काम करने से दुनिया में भी फायदा होता है। और इतना बड़ा फायदा होगा, पंचर लगाने की जगह आपके मॉल्स में दुकानें होंगी, टायर बेचने की, नए वाले, और फरारी के शोरूम की। अगर आप ध्यान दोगे और पंचर लगाते रहोगे तो पंचर ही लगाते रहोगे, 20-20 घंटे काम करते रहोगे, वहां काम भी 8-10 घंटे ही करना पड़ेगा। आपके सामने रखा है आपका खजाना, आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये है मोटा मोटा प्लान ए। प्लान बी, पहली तो ये चीज हो गई। दूसरी, अगर खुदा ना खास्ता हम सब लोग तो दुआ कर रहे हैं कि बावजूद सब कमियों के अच्छा फैसला आ जाए, तो स्टे हो जाता है तब भी, और स्टे नहीं होता है तब भी, पहला काम जो ये करना है हमें कि 1920 से लेके 1960 तक, ये आपके दर्शक नोट कर लें, जितनी भी जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट की अदालतें हैं, डिस्ट्रिक्ट जजेस हैं, वहां पे वक्फ की प्रॉपर्टीज रजिस्टर्ड हुई हैं इस दौरान, उनकी एक सर्टिफाइड कॉपी या आरटीआई के जरिए कॉपी निकलवा के हर एक डिस्ट्रिक्ट वाइज इकट्ठी करनी। मैं इस गंदे और घिनौने कानून का आपको जहर कम करने का रास्ता बता रहा हूं। दूसरा, जितने भी गजट नोटिफिकेशन हुए हैं 1954 से लेके और लेटेस्ट आज तक, वक्फ की प्रॉपर्टीज के हर एक राज्य में सारे गजट नोटिफिकेशन आपको इकट्ठे करने पड़ेंगे डिस्ट्रिक्ट वाइज। ये तो हालांकि स्टेट गवर्नमेंट से भी मिल सकते हैं पूरे प्रदेश के, लेकिन डिस्ट्रिक्ट वाइज लोगों को ऑफिस बना के इसको इकट्ठा करना पड़ेगा। तीसरी चीज, डिस्ट्रिक्ट वाइज रेवेन्यू रिकॉर्ड्स, पुराने से पुराने और नए से नए, पूरी डिस्ट्रिक्ट के इकट्ठे करके एक जगह इकट्ठे करने पड़ेंगे। चौथी चीज, वक्फ के हर एक डिस्ट्रिक्ट वाइज किसी भी वक्फ की प्रॉपर्टी पे कोई भी फौजदारी या दीवानी का केस हुआ है तो उसके ज्यादा से ज्यादा कागजात जो हैं वो इकट्ठे करके एक जगह इकट्ठे करने पड़ेंगे, और ये जल्दी से जल्दी करने पड़ेंगे अगर स्टे नहीं होता तो इसका जहर कम करने का तरीका मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि अभी मैं बताऊंगा तो आरएसएस और बीजेपी वाले मुझे वॉच करते हैं, मेरा दिमाग पढ़ने के लिए बहुत सारी टीमें लगा रखेंगी। लेकिन ये काम कर लेंगे तो इसका जहर, अगर अल्लाह ना करे स्टे नहीं होता तब भी जहर कम करने में फायदा होगा, एक बात। दूसरी बात, ये जानकारी तो अगर स्टे हो जाता है तब भी हमारे काम आएगी। और फिर विजिलेंटली कोई ना कोई प्रोजेक्ट लेके, उसके लिए हम लोगों से भी मदद ली जा सकती है, कोई ना कोई ऐसा अवामी प्रोजेक्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी के जरिए से, या ऐसा कोई निजाम बना के जिसमें आम जनता भी, आम मुसलमान भी शामिल हों, वो प्रोजेक्ट बनाने पड़ेंगे। मॉल्स हों, स्कूल्स हों, कॉलेजेस हों, इंडस्ट्रियल हाउसेज हों, फैक्ट्रीज हों, ऐसी सेड हो, तो आपकी प्रॉपर्टीज इतनी बड़ी बड़ी हैं, और उसका फायदा ट्रांसपेरेंट तरीके से आम आवाम को मिलना चाहिए, उसमें पार्टिसिपेशन भी मिलनी चाहिए। जो सेक्शन 25 की पुरानी कंपनीज या सेक्शन 8 और 9 की कंपनीज होती हैं नॉन प्रॉफिट की, वो बना के इन्वेस्टमेंट बाहर के देशों से भी लेकर, इंटरेस्ट फ्री इन्वेस्टमेंट भी मिलती है, और बहुत सारी इन्वेस्टमेंट बहुत सारी कंट्रीज से मिलती है। तो इनको फौरी तौर पे किसी बढ़िया से प्रोजेक्ट में लगा के उसका ट्रांसपेरेंट तरीके से फायदा आम आवाम को पहुंचे, ये प्रोजेक्ट शुरू करने पड़ेंगे। तीसरी बात ये है कि हम लोगों ने एक 16 निकाती नुक्ते दिए हैं जो मेरे ट्विटर हैंडल पे भी मौजूद हैं, कि हमें बाकी सारी कम्युनिटीज के साथ मिलकर
सभी धर्मों के लोगों के साथ मिलकर एक मॉडल कानून बनाना पड़ेगा कि सबकी धार्मिक प्रॉपर्टीज की रक्षा, हिफाजत और उससे ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट कैसे ले सके। उसके 16 पॉइंट्स मैंने ट्विटर हैंडल पे भी अपने डाल रखे हैं, अगर लोग जाके देखना चाहें तो जा सकते हैं, एक्स हैंडल पे मेरे हैं। उनके हिसाब से एजिटेशन करना पड़ेगा बड़ा, कि ये सरकार मजबूर होके ये कानून वापस ले। जैसे किसानों का बिल वापस, किसानों का जो एक्ट बन गए थे वो वापस हुए थे, और एनआरसी का जो कानून है वो अभी तक लागू नहीं हुआ है सरकार से, वो भी सीए एनआरसी के प्रोटेस्ट के जरिए से। तो ये हमें कार्रवाई करनी पड़ेगी, एक बड़ा मास एजिटेशन, दो चीजों की डिमांड लेके। एक तो ये कानून, और जैसे दूसरे धर्मों के लिए भी, जैसे सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध के लिए भी ऐसे ऐसे कानून हैं जिसको रोका जाना चाहिए, उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाना चाहिए। खासतौर पे बोध गया का जो बीटी एक्ट है ना, जो बोध गया टेम्पल एक्ट है, उसको और हमको मिलके एजिटेशन करना पड़ेगा, और एक अच्छा कानून हर धर्म के लोगों के लिए, उनकी धार्मिक प्रॉपर्टीज की रक्षा करने के लिए, उसका फायदा ज्यादा से ज्यादा आवाम तक पहुंच सके, एक मॉडल कानून बनवा के सभी धर्मों के लोगों के लिए इंप्लीमेंट करा के इस सरकार से या आने वाली किसी अगली सरकार से वो कानून पार्लियामेंट में पास करा के तब इन प्रॉपर्टीज की रक्षा हो सकती है, उसका फायदा भी उठा सकते हैं। उसके मैंने 16 पॉइंट पब्लिक डोमेन में डाल ही रखे। ये प्लान भी होगा, वरना तो अगर स्टे हो भी जाता है तो पुराने कानून के हिसाब से भी मैंने आपको बताया, चोरी तो दिन रात हो ही रही है। जी महोदय, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी, बहुत ही तफसील से अपने प्लानिंग के बारे में बताया, और सबसे बड़ी बात जो आपने कही कि साहब ये कॉमन मुसलमान से रिलेटेड मसला है और उसको अवेयर होकर, उसको इंटरेस्ट लेकर के इस पर सवाल करना चाहिए। सबसे बड़ी बात जो आपने कही कि साहब जो हमारे रहनुमा हैं, कौम के रहनुमा हैं, मजहबी रहनुमा हैं, वो उनसे सवाल पूछे, और उनसे सवाल पूछने का उन्हें राइट है। जब इस देश ने आरटीआई के तहत सरकार से पूछने का भी राइट दिया है तो उनसे भी सवाल पूछे जाए, और ये बताया जाए कि भाई जो वक्त की प्रॉपर्टी जो आपके अपने कब्जे में है उसका रेंटल जहां जाना चाहिए वहां जाए, क्योंकि कुरान शरीफ में भी ये बात एक आयत में आया है कि भाई जो लोग यतीमों, बेवाओं और मिस्किनों का हक मारते हैं वो अपने पेट में भड़कती हुई आग भर रहे हैं, और जल्दी हम इस आग को बाहर निकालेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिर भी जी, तुषार मेहता साहब कह रहे फिर भी हैं भर कि ये हमारा मजहबी काम नहीं है, वक्फ जो जी कुरान में आयत है। जी। तो मैं आप हमारे साथ जुड़े, अपना कीमती वक्त आपने निकाला, और इतने शुक्रिया। जहन को रोशन करने वाली जानकारी आपने दी, कौम को जगाने वाली जानकारी आपने दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर किसी दिन आपसे मुलाकात करेंगे, किसी और मुद्दे पर बात करेंगे। शुक्रिया बहुत बहुत। शुक्रिया यूसुफ भाई, शुक्रिया।